पहले मैं सोनी का आंखों देखा हाल बताऊं। सोनी वाकई खूबसूरत थी। मैंने इसके गोरे रंग भरे बदन, दिल आवेज आवाज़, नशीली चाल, ढलकती चुनरी, गर्ज तसल्ली पर सरापा बयान कर दिया। महिवाल का जब खुलिया बयान करने लगा तो चौधरी ने टोका, उसका हमें पता है, तुम आगे चलो। तीसरे पहर की कहानी, हम सुनेंगे कहानी। मैं दिल ही दिल में पेचो ताप खा रहा था कि अगर मुझ में जान होती तो फौरन से पहले इस काफिर मक्कार जादूगर को मारकर यहीं गाड़ देता। ए अजीज सुनो, वो कबूलियत की घड़ी थी, मुझ में जान आ गई। पुरानी एक कहानी है, वो सुनाता हूँ। एक किस्सा, दो कहानी। आज से कई सौ बरस पहले दो लोग जंगल में मिले। दिन भर तो दोनों अलग अलग जंगल में बमराए फिरते रहे, जबकि रात को दोनों एक ही दरख्त के नीचे बैठ गए। इत्तेफाक से उसी दरख्त पर उल्लू का साया भी था, उल्लू का बसेरा था। दोनों काफी देर तक खामोश एक दूसरे का मुंह तकते रहे। तब एक ने अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। उसने नाक सुकेड़ी, चेहरे पर नागवारी के तासरात पैदा किए, सर जल्लाहट में दाएं बाएं झटका, आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे, फिर दोनों हाथों से सर थाम लिया। इस पर दूसरे का सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। उसने आह भरी, दो आंसू छलक कर उसके चेहरे पर बहने लगे। इस पर पहले ने जो नज़र उठा के देखा और आंखें चार हुई तो दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर देर तक रोते रहे। जब काफ़ी रो चुके तो मन का बोझ हल्का हुआ तो एक दूसरे से पूछने लगा, भाई तुम्हें क्या रोग लगा है? इस पर उसने जवाब दिया, भाई मैं एक फ़नकार था, संग तराशी मेरा फ़न था। मेरा फ़न मशहूर था, राजों महाराजों के मुजस्समे बनाना, ऐश में ज़िंदगी गुजारता। एक दफ़ा रियासत हरिपुर के राजा जगदेश जी ने संदेशा भेजा कि उनका मुजस्समा तराशूं। मैंने हुक्म की तामील की। इत्तेफाक की बात है कि राजा का मुजस्समा शानदार बना, दूर दूर तक उसकी धूम गई। साथ वाली राजधानी के राजा हरिचंद राजा जगदेश से हार खाते थे। जब राजा हरिचंद तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने मुझे फ़ौरन तलब किया, हुक्म दिया कि मैं उनका भी मुजस्समा तराशूं। मैंने उनका मुजस्समा भी तराशा तो वो पहले से भी बढ़कर था। उसकी धूम उससे भी बढ़कर हुई। ये खबर जब महाराजा जगदेश तक पहुंची वो जल भुन गए। फ़ौरन सिपाहियों को मेरी मुखबरी पर भेजा। जैसे ही मैं राजा हरिचंद की राजधानी से बाहर आया, सिपाही मुझे गिरफ्तार करके ले गए। मैंने हज़ार मिन्नतें की कि मुझे राजा के हुजूर पेश करो, मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। मगर राजा ने यह हुक्म दे छोड़ा था कि फ़नकार पर ता हुक्म सानी तीसरे दर्जे का तशद्दुद किया जाए। उन्होंने मुझे बरहना कीकर के दरख्त के साथ चावल की पराली से बांध दिया। सुबह दोपहर शाम पराली पर पानी का छिड़काव किया जाता। पराली में जान पड़ जाती, वो मेरे मांस में घुसने लगती। कई दिन बाद जब राजा हरिचंद तक ये खबर पहुँची तो वो आग बगोला हो गए। फ़ौरन कासद रवाना किया और कहा कि अगर उनके फ़नकार को फिलफोर रिहा न किया तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। उधर राजा जगदेश ने तुर्की ब तुर्की जवाब रवाना किया कि एक छोड़ 100 जंग करोगे तो भी फ़नकार को रिहा न करूँगा। फिर क्या था, दोनों तरफ से फौजी तैयार, असलहे से लैस, आमने सामने तबल बजा। वो गुमसान का रन पड़ा कि न ज़मीन पे पहले कभी हुआ, न आसमान ने कभी देखा। मेरी खुशकिस्मती से राजा हरिचंद जंग जीत गए। राजा जगदेश अपना महल छोड़कर पर्वत की तरफ, जहां उनके ननिहाल की राजधानी थी, फरार हो गए। जब फौज राजा जगदेश के महल में दाखिल हुई तो उसकी कमान राजा हरिचंद ने संभाली थी। पूरे महल की तलाशी और मुझे बाजियाब करके राजा के हुजूर पेश किया गया। मेरी बदतर हालत देखकर राजा की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने गुस्से के आलम में दाएं बाएं नज़रें दौड़ाईं तो जिस शय पर आकर उनकी नज़र ठहरी वो राजा जगदेश का मुजस्समा था। वो भोले से उठे, अपनी मूंछों को ताव दिया, मुजस्समे के करीब आए, शेर की तरह धाड़े, न्याम से तलवार निकाली और मुजस्समे का सर तन से जुदा कर दी। तलवार न्याम में वापस रखी, एक दफ़ा फिर मूंछों को ताव दिया, एक अजीब और शरारत अमेज अंदाज में फौज को देखा और अपनी रानों पर हाथ मारा और मुजस्समे के सर पर मूतने लगे। मुझे दोबारा राजा हरिचंद की राजधानी में पहुंचा दिया गया, जहां मैंने राजा के ख्वाबगाह के लिए कम सिनों से लेकर ढलती उम्र तक की औरतों के बरहना मुजस्समे बनाए। जब मुजस्समे बन गए तो एक दिन की इफ्तिताह की तकरीब मुनक्कद की गई। राजा खुद तशरीफ़ लाए, मेरे साथ एक तरतीब के साथ सारे मुजस्समों का बगौर जायज़ा लिया और कहने लगे, मैं आपका मतलब समझ गया। ये कहकर दरबार में चले गए। इसके बाद सिपाही आए तो मुझे गिरफ्तार करके ले गए। कुछ ही देर में कोतवाल साहब आए और मुझे मेरा जुर्म सज़ा पढ़कर सुनाई।
जो उनकी नोयत सुनकर मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। मेरा काम ये था कि ऐसे मुजस्समे बनाऊं जिन्हें देखकर राजा साहब की तबीयत मचल जाए, मगर कम सिनों से लेकर ढलती उम्र तक की औरतों के बेरहना मुजस्समे देखकर राजा साहब का ध्यान दुनिया की बेसबाती की तरफ चला गया और उनकी तबीयत उदास होगी। लिहाजा रात गुजारने की जो मनसूबाबंदी उन्होंने अपने जहन में तैयार कर रखी थी वो कारत गई और जिम्मेदार सिर्फ मैं था। लिहाजा बहुक्म राजा हुक्म सानी मुझे कड़ी सजा दी जाने लगी। सिपाहियों ने मुझे बरहना करके पत्थर की दीवार के साथ इस तरह खड़ा कर दिया कि मेरी नाक दीवार के साथ रगड़ खा रही थी। बाजू और टांगे ऐसे फूले थे गोया में दीवार के साथ चिपक गया। फिर सिपाहियों ने मेरी गर्दन अंदर रखकर एक कड़ा गाड़ दिया जिससे मैं अपनी गर्दन हिला नहीं सकता था। ऐसे ही मेरे हाथ और पाँव भी जकड़ दिए कि मैं हरकत न कर सकूं। फिर उन्होंने दीवार पर मेरी नाक की सीध पानी छोड़ दिया। एक दिन बाद ही मेरी नाक भूलने लगी, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से राजा जगदेश अपने ननिहाल पर्वत से मदद लेकर वापस आए और राजा हरिचंद की राजधानी पर हमला कर दिया। राजा हरिचंद ऐसे अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लिहाजा उसे शिकस्त फाश हुई। अपने महल से निकलकर दक्कन की तरफ फरार हो गए। पूरे महल की तलाशी हुई और मुझे बाजियाब करके राजा जगदेश के हुजूर पेश किया गया। राजा को मेरी बुरी हालत पर तरस आ गया, लेकिन इसके साथ ही उन्हें याद आया कि राजा हरिचंद उनके मुजस्समे के साथ कैसी बेशर्मी की हरकत की थी। उनकी आंखों के डोरे लाल हो गए, दांत कचकचाए। गुस्से के आलम में दाएं बाएं देखो और फिर उनकी नज़र राजा हरिचंद के मुजस्समे पर जाकर रुकी। वो होले से उठे, अपनी मूंछों को ताव दिया, शेर की तरह दाढ़े और तलवार के एक ही वार से मुजस्समे का सर तन से जुदा कर दिया। अब उनके चेहरे पर एक शरारत अमेज मुस्कुराहट है। उन्होंने अपने कोलों पर 2 दफ़ा हाथ फेरा, जड़ से पजामा घुटनों तक खींच लिया, पाँव के बाहर बैठ गए और मुजस्समे के सर पर हाथ दिया। इसके बाद जश्न मनाया गया। मैं चूँकि राजाओं की मोहब्बत से सैर हो चुका था, लिहाजा वहाँ से भाग कर जंगल में आ गया। अजीज़, तुम क्यों रो रहे थे? तुम पर क्या बीती मुफस्सल सुनाओ। इस पर दूसरा गोया हुआ। भाई, मैं दरियाए आशिक़ां जनाब के नवाब का बासी था। कई 100 बरस बीते में मर गया था। तुम हैरान होगे, मुझे अब भी गुज़श्ता ज़िंदगी के आखिरी दिनों की कुछ बातें याद हैं। जहाँ मुझे गाड़ा गया था, किसी वजह से वो जगह ऊंची हो गई। मेरी हड्डी मजबूत थी, ढांचा साबित था। एक जादूगर को मेरा ढांचा मिल गया, उसने वहीं कई रंग के जादू कर दिए। मेरी हड्डी मजबूत थी, कोई जादू असरअंदाज ना हुआ। मैं दिल ही दिल में पेचोताप खा रहा था कि अगर मुझ में जान होती तो फ़ौरन से पहले इस काफिर मक्कार जादूगर को मारकर यहीं गाड़ देता। ए अजीज़, सुनो, वो कबूलियत की घड़ी थी, मुझ में जान आ गई। अब ज़रा अंदाज़ा करो कि एक आदमी जो कई 100 साल से मरा पड़ा हो, उसमें अगर अचानक जान पड़ जाए तो उसके हवास काम करेंगे। यही मेरे साथ भी हुआ था। मैं हवास बहाता टुकर टुकर दाएं बाएं देख रहा था। वो जादूगर समझा कि उसका जादू चल निकला है और वो मुर्दे जिंदा कर सकता है। वो तो इसी खुशी से पागल हो गया। मैंने कुछ देर बाद एक कदम उठाया। कड़कड़ की आवाज़ के साथ मेरी हड्डियों पर जमी गर्द गिरने लगी। वो जादूगर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, तालियां पीटने लगा। दूसरे कदम पर मुझे कुछ ताकत सी महसूस हुई। कुछ छठे कदम पर मैं बिल्कुल आदमी लग रहा था। मैंने पहला काम ये किया कि एक पत्थर उठाकर ज़ोर से उस जादूगर के सर पे ज़रब लगाई कि वो सीधा जहन्नम वासिल हुआ। उसके कपड़े लत्ते खुद पहने और बस्ती की तलाश में निकल खड़ा हुआ। थोड़ी दूर गया था कि ढोल बजने की आवाज़ आई। मैंने इसका ताक़ुब किया। करीब पहुंचा तो देखा कि मजमा लगा हुआ है। दरमियान में 2 लोग हैं, एक के पास ढोल है और दूसरे के पास चिमटा है और वो दोनों मिलकर सोनी की दास्तान सुना रहे हैं। मैंने जब दास्तान सुनी तो मैंने सर पीटा कि ये क्या खराफात है। मैंने सारा वकूआ खुद अपनी आंखों से देखा है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तब मैंने सोचा, खुदा ने मुझे अगर नई ज़िंदगी दी है तो मैं भी हल्के खुदा की भलाई में सर्फ करूँगा। जो झूठ मूठ यहाँ मेरे ज़माने का फैला हुआ है उसे साफ करके सच बताऊँगा। मैं इन गवैयों के दरमियान पहुँचा। राज़दाराना अंदाज में उन्हें कहा, मैं जानता हूँ सोनी और महिवाल का किस्सा हकीकत में क्या है। उन्होंने कनखियों से मुझे रुकने का इशारा किया। गावन ख़त्म करके उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके गुरु से मिलूँ। जब गुरुजी से मुलाकात हुई तो मैंने अपना मुफस्सल हाल बयान कर दिया। बहुत खुश हुए और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। गुरुजी ने कहा कि कल हम इलाके के चौधरी बंगश चौहान के घर सोहनी सुनाएंगे, तुम भी अपना किस्सा सुनाना। अगले दिन मैं भी उन लोगों के हमरा बंगश चौहान के घर पहुंचा। सुनने वालों का जम्मे गफीर था। महफिल के बाकायदा आगाज़ से पहले जब साजिंदे अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे, गवैये ज़रा ऊंची जगह पर खड़े हो गए तो गुरुजी ने चौधरी साहब की इजाज़त से तमाम हाजरीन को मेरा तारुफ कराया और बताया कि मैंने सोनी का किस्सा अपनी आंखों से देखा है
इस पर इसरार बढ़ा कि पहले मैं सोनी का आंखों देखा हाल बताऊं। सोनी वाकई खूबसूरत थी। मैंने इसके गोरे रंग भरे बदन, दिल आवेज आवाज़, नशीली चाल, ढलकती चुनरी, गर्ज, तसल्ली बख्श सरापा बयान कर दिया। महिवाल का जब खुलिया बयान करने लगा तो चौधरी ने टोका, उसका हमें पता है, तुम आगे चलो। मैंने कहा आगे क्या है। एक दिन सोनी घाट पे कपड़े धोने गई, दरिया के पार महिवाल तक टिकटिकी बांधे देख रही थी कि पहचानने ये आदमी कौन है। इसके भाई ने ये देख लिया और वहीं उसका गाटा मार दिया। महिवाल दरिया के दूसरी तरफ खड़ा ये खूनी मंजर देख रहा था। जब सोनी के भाई ने इसकी तरफ देखा तो वो पाँव सर पे रख के भाग गया। सारी महफिल पे सख्ता तारी हो गया। आखिर में चौधरी बंगश चौहान ने बढ़कर पूछ लिया कि ये जो हम कहानी सुनते हैं ये फिर ऐसे ही बन गई है। सोनी घड़े पे बैठ के कुछ करने नहीं जाती थी। इस पर मैंने जवाब दिया कि सोनी के मरने के बाद 1 महीना तक तो मैं भी जिंदा रहा, फिर मैं मर गया। पता नहीं किसने ये अफवाह फैला दी। अभी मैं ये बात कर ही रहा था कि एक नौजवान जो काफ़ी देर से मुझे घूर रहा था अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा, मेरे बहुत करीब पहुंच गया तो झट से मुझे गिरबान से पकड़ लिया और फर्श से उठाकर हवा में मुअल्लक कर दिया। फिर भराई हुई आवाज़ में कहने लगा, मैंने इसे पहचान लिया है। ये सोनी का भाई है जिसने सोनी को मारा था। मैंने इसे पहचान लिया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक हाथ से मेरा गिरबान और दूसरे हाथ में गंडासा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डालता। यकबारगी से कई लोग अपनी जगह से उठे और उसे दबोच दिए। यूं ही मैं उसकी पकड़ से आज़ाद हुआ। जिस तरफ को मुंह था भाग निकला। बहुत आगे गया तो देखा जंगल है। सोचा बस्ती से तो फल पा लिया, अब जंगल में बसेरा करूंगा। यहाँ पहुंचा तो आपसे मुलाकात हुई।